सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम हमारे और भी नजदीक आ गया है एंड ऐसे में एक बच्चे को सिर्फ दो चीजें हैं जो करनी चाहिए। पहला रिवीजन एंड दूसरा है ज्यादा से ज्यादा आपकी पीवाईक्यूज या पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस। इट्स हाई टाइम कि अब हम लोग ये सीरीज अपनी स्टार्ट कर दें जहां पे हम लोग पीवाईक्यू के जरिए अपना रिविजन करते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझते हैं एंड उसके कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन को भी साथ ही साथ देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाने वाले हैं एंड उसको लेके जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको उसी के नीचे मिल जाने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक है या जो सेक्शन हम लोग लेने वाले हैं वो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे सिलेबस का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो पूछे गए हैं वो एग्जैक्ट रिपीट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के जरिए हम लोग उन क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा एंड अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो वो भी आपके दिमाग में ठहर जाएगा। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको एंड तक देखनी है क्योंकि एंड में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है छोटा सा, तो एंड तक बने रहिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को देखना तो खुश हो जाना, क्योंकि इसमें आपको असर्शन एंड रीजन की तरह कनेक्शन नहीं बीच में बैठाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना होता है कि आपका एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको जब ये मिल जाता है आपका आंसर निकल जाता है। हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है हमारा पहला स्टेटमेंट। क्रिटिसिज्म इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जजमेंट अबाउट द नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग। ये जो आपका स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से बेटा आपका ट्रू है, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपका ओपिनियन देता है, जजमेंट देता है बोथ अबाउट योर पॉजिटिव क्वालिटीज एंड द नेगेटिव क्वालिटीज अबाउट योर बुक, योर मूवी, समवन और समथिंग। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है कि स्ट्रेट अवे उसकी बुराई कर देना, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी वो यही देखते हैं या यही समझते हैं कि एक राइटर है, उसने किसी के वर्क को उठाया एंड उसकी बस वो बुराई करता चला जाएगा। वेयर एज अगर आप विकिपीडिया पे भी जाके सर्च करोगे कि क्रिटिसिज्म का एक्चुअल जो मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को, टॉपिक को, मूवी को, इंसान को, किताब को लेके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों जब देते हो, अपना ओपिनियन देते हो, जजमेंट देते हो, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू निकल आता है। स्टेटमेंट 2 आपको क्या बताता है कि क्रिटिसिज्म कैन बी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, इंप्रेशनिस्टिक, इफेक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आपका बन जाता है। एंड अगर आप सोच रहे होगे कि इसको ये कहां से आया या फिर इसके और भी बहुत सारे टाइप्स तो नहीं है, तो लेट मी टेल यू कि आप अगर विकिपीडिया पे जाके सर्च करोगे कि टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये है वैरायटीज ऑफ क्रिटिसिज्म। दोनों में बेटा फर्क होता है आपका। टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म में आपका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म आ जाएगा, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आ जाएगा, रीडर एंड रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म आ जाएगा। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। आपको अगर इसके और भी वैरायटीज ढूंढनी है जो ऑलरेडी आपकी दी हुई है, जहां से ये क्वेश्चन आपका निकाल के बना है, उसको हम लोग कहेंगे वैरायटीज ऑफ क्रिटिसिज्म। दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू बन जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। हर क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से देखने वाले हैं और ऊपर आपको ये भी दिखाई देगा कि ये आपका क्वेश्चन कितना रीसेंट है या फिर कितना पुराना है। तो ये आपका 2023 शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे और सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा 2023 में शिफ्ट 2 में आया है। अब हम लोग देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर डायलॉग ऑफ प्लेटो। नाउ यहां पे आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, विच आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, कि आप लोग को क्वेश्चंस पढ़ते टाइम बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये जो नॉट लिखा हुआ है ना, वेयर इज माय पेन, ओके, आपको ये जो नोट लिखा हुआ है इसको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अक्सर बच्चे एग्जाम सेंटर में जाते हैं एंड जल्दबाजी इतनी होती है उनको आंसर निकालने की या फिर अपने पेपर को क्लियर करने की कि वो नॉट एंड नॉट ट्रू, इनकरेक्ट और ऐसे जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं उसको मिस कर देते हैं और उनका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो नॉट का बहुत ख्याल आपको रखना है कि क्वेश्चन में वो एक छुपा हुआ सा आपका एक ज्वेल होता है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन सही या गलत हो सकता है। क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा गया है कि
प्लेटो के इसमें से कौन सा ऐसा चार में से आपको निकालना है ऑप्शन जो उसका एक डायलॉग नहीं है। इससे आपको दो बातें पता लगती हैं। जितने भी बच्चों ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ा होगा उनको पता होगा कि प्लेटो ने आपके सोक्रेटिक डायलॉग के ऊपर बहुत सारे अपने वर्क्स लिखे हैं। सोक्रेटिक डायलॉग मतलब इनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, जो जिनके पढ़ाने का जो स्टाइल था या फिर अपनी फिलॉसफी बताने का स्टाइल था वो डायलॉग के जरिए था। मतलब कि वो अपनी बातों बातों में दो कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते थे। एक कैरेक्टर अपनी मान्यताएं बताता था, दूसरा कैरेक्टर अपनी कन्वर्सेशंस बताता था एंड उसके जरिए वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कोर्स करते थे, कन्वर्सेशन करते थे। तो प्लेटो ने अपने बहुत सारे वर्क्स में सोक्रेटिक डायलॉग का इस्तेमाल किया है एंड इस क्वेश्चन के जरिए आपको यह भी पता लगना चाहिए कि आपको इनके सारे डायलॉग्स के नेम पता होने चाहिए। तो यहां पे आपका जो आंसर है वो है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इनका कोई भी डायलॉग नहीं है एंड आपके लिए आई हैव ब्रॉट द कंप्लीट लिस्ट। इनके टोटल इनके वर्क्स तो बहुत सारे हैं पर इनके 18 जो वर्क्स हैं जो आपके सोक्रेटिक डायलॉग को यूज करते हैं वो यहां पे दिए हुए हैं। प्लीज बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आपको एक एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि कभी अगर किसी लिस्ट में आता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये याद रखना कि हाँ मैंने पढ़ा था ये सोक्रेटिक डायलॉग है हमारे प्लेटो का, जिसमें से हमारा इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है द रिपब्लिक भी है। तो इस लिस्ट को एक या दो बार एग्जाम से पहले जरूर से पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये है हम लोग का मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। यूजुअली आपके एग्जाम में आमने सामने दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी होने की वजह से ऊपर नीचे लिस्ट को रख दिया गया है। अब ये जो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ना, कई बार रिपीट हुआ है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि यूजीसी नेट कभी कभी मैच द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सेम वही उठा के बस कॉपी पेस्ट कर देता है। तो जितने ऐसे क्वेश्चंस देखना ना उनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। यहां पे आपसे पूछा गया है, 4 राइटर्स दिए हैं, 4 क्रिटिक्स दिए हैं, उनके 4 वर्क्स दिए हैं। यहां पे आपको पता लगाना है कि प्लेटो का इसमें से कौन सा काम है, रिटोरिक, सिंपोजियम, अपॉलॉजी ऑफ पोएट्री या डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो एज आई टोल्ड यू कि प्लेटो के वर्क्स की जो लिस्ट है वो आपको लर्न रखनी है, क्योंकि कई बार उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लेटो का जो वर्क है सिंपोजियम, ये इनका वर्क हो जाता है। दूसरा है हमारे अरिस्टोटल, बहुत ही फेमस वर्क है इनका द रिटोरिक्स, वो हो जाता है। अब जो कंफ्यूजन वाली बात आती है वो है हमारे पीबी शेली एंड फिलिप सिडनी, इन दोनों ने ही वर्क लिखा है आपका अपॉलॉजी फॉर पोएट्री, जो सेम टाइटल के साथ आते हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आपको पता लगाना है कि डिफेंस ऑफ पोएट्री किसने लिखा है एंड आपका अपॉलॉजी फॉर पोएट्री किसने लिखा है। ये आपका आंसर आ जाता है जहां पे आपके पीबी शेली जो सी नंबर है वो 4 है, विच इज डिफेंस ऑफ पोएट्री। मतलब कि आपके पीबी शेली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा है एंड आपके फिलिप सिडनी ने लिखा है अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। आपके फिलिप सिडनी ने स्टीफन गोसॉन को इन्होंने अटैक किया था और उसके रिस्पॉन्स में लिखा है आपका अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। एंड आपके पीबी शेली को अटैक किया था आपके थॉमस लव पीकॉक ने, जिसकी वजह से उनको अपना ये वर्क लिखना पड़ा था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी से ही मिलता जुलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है which two of the following defended poetry against Plato's degeneration of poetry। आप सभी को पता है कि हमारे जो प्लेटो है उन्होंने कितनी बुरी तरीके से पोएट्री को बुरा भला कहा और कहा कि भैया पोएट्स को तो बैनिश कर देना चाहिए, और स्टीफन गुसॉन ने इसका फायदा उठाते हुए बहुत ज्यादा फिलिप सिडनी के ऊपर अटैक किया एंड उसका अगेन उनको रिस्पॉन्स मिला। तो आप सबको पता है कि आगे जाके पीबी शेली भी अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखते हैं एंड अपनी जो पोएट्री है, पोयम है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा बन जाता है कि प्लेटो ने जो इल्जाम लगाए थे हमारे पोएट्स के ऊपर, हमारी पोएट्री के ऊपर, उनको कौन से 2 राइटर्स ने डिफेंड किया है, डीजेनरेट जो किया गया था वो है हमारे पीबी शेली और हमारे फिलिप सिडनी। ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, आप यहां देखते रहिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो है कोई पुराने क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके आखिरी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है एक ड्रॉप क्वेश्चन। मतलब कि आपके यूजीसी नेट ने इसका गलत आंसर दे दिया था एंड इसका सही आंसर क्या है हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। द कैरेक्टर हु डिस्कसेस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ फ्रेंच ड्रामा एंड इंग्लिश ड्रामा इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी बाय हमारे जॉन ड्राइडन का जो फेमस क्रिटिसिज्म है, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा फेमस है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी के अंदर उन्होंने 4 कैरेक्टर्स लिए थे एंड चारों कैरेक्टर्स
को एक अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड किया था, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो कौन सी पर्टिकुलर फील्ड को सपोर्ट करता है। उन्होंने ये जो एस्से लिखा है इसमें है तो काफी सारी चीजें, ये जो इन्होंने लिखा है वो इंग्लिश राइटर्स के डिफेंस में इन्होंने लिखा है। एंड आपकी बाकी जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे आपके एंशिएंट्स बेटर हैं या फिर आपके मॉडर्न्स बेटर हैं, फ्रेंच थिएटर ज्यादा अच्छा है या इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हमारे ज्यादा अच्छे हैं, इसके बारे में एक बहुत लंबा डायलॉग एंड क्रिटिसिज्म इन्होंने इस पर्टिकुलर एस्से के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको जो याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन चारों आपके कैरेक्टर्स के नाम और ये किसको किसको सपोर्ट करते हैं। आपका जो क्राइट्स है वो एंशिएंट्स को सपोर्ट करता है और उनके बारे में अच्छा ही बताता है कि भैया हमारे एंशिएंट्स बहुत अच्छे थे। देन यूजीनियस जो आपका दूसरा कैरेक्टर है वो कहता है कि नहीं भैया मॉडर्न्स ज्यादा हमारे अच्छे हैं। लाइसीडियस जो है वो आपके फ्रेंच थिएटर की खूब बढ़ाइयां करता है और उसको सपोर्ट करता है। निएंडर जो हमारे खुद ड्राइडन बनते हैं वो आपके इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पे चारों जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, पर क्वेश्चन देखो कितना एम्बिगुअस दिया गया है कि उस कैरेक्टर के बारे में बताओ जो आपके फ्रेंच ड्रामा और इंग्लिश ड्रामा दोनों के मेरिट्स के बारे में बात करता है। तो ऐसा कोई भी एक सिंगल राइटर नहीं था और इसीलिए आपके यूजीसी नेट ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन बच जाए ना तो आप लोग कमेंट कर देना, उस पे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। ठीक है, या फिर आपको वहीं पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई टू करेक्ट स्टेटमेंट्स इन जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, हमारे जो सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने आपके शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म में कौन सी बातें लिखी हैं वो आपको इन चारों में से ढूंढ के बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि ये जो क्रिटिसिज्म लिखा है इसको मत समझ लेना कि हमारे सैमुअल जॉनसन ने बस शेक्सपियर को उठाया और दे दनादन उनकी बुराई करना शुरू कर दिया और बन गया ऐसे। आई हैव टोल्ड यू कि क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आपके बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों के बारे में बताना, और ये सेम चीज आपके सैमुअल जॉनसन ने की है कि अपने प्रीफेस टू शेक्सपियर के एस्से में जो इनका सबसे ज्यादा फेमस है उसके अंदर इन्होंने आपके शेक्सपियर के वर्क में कुछ डिफेक्ट्स बताए हैं एंड कुछ मेरिट्स भी बताए हैं। सबसे पहला जो आपका वर्क जो स्टेटमेंट है आई विल रीड फॉर यू, हिज एथेनियंस आर नॉट सफिशिएंटली ग्रीक एंड हिज किंग्स नॉट कंप्लीटली रॉयल। भाई ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि शेक्सपियर के वर्क को हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो उनके जो राजा होते हैं वो हम लोग को बहुत ही रॉयल काइंड ऑफ फील देते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, ही सैक्रिफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस एंड इज मोर केयरफुल टू प्लीज दैन टू इंस्ट्रक्ट। जिसने भी आपके सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर पढ़ा है उसको पता होगा कि आपके सैमुअल जॉनसन ने ये कहा था कि जो आपके शेक्सपियर है ना वो आपकी यूनिटीज को फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं एंड अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए वो कुछ भी यूज कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं आपके वर्च्यू को। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना संस्कार होने चाहिए, कुछ वर्च्यूज होने चाहिए, उसको बिल्कुल ये गिव अप कर देते हैं एंड किसी भी तरीके से बस ये अपनी ऑडियंस को खुश करने की कोशिश करते हैं। इससे एक चीज हम लोग को समझ में आती है कि सैमुअल जॉनसन अपनी एज के एक परफेक्ट आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल थे। ये न्यू क्लासिकल एज को बिलोंग करते थे एंड जितने भी न्यू क्लासिकल्स हैं वो एंशिएंट्स को फॉलो करते हैं एंड आपके वर्च्यूज एंड रूल्स एंड क्लासिसिज्म को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो आपके शेक्सपियर बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही adheres to strict chronology and gives to one age or nation only its own customs and opinions। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे शेक्सपियर कभी भी क्रोनोलॉजी, कभी भी यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। उनको अगर अपने स्टोरी को अच्छा दिखाने के लिए एक सेटिंग को एक जगह पे दिखा देते हैं एंड दूसरी सेटिंग को ठीक किसी और जगह पे दिखा देते हैं जिसका आपस में कनेक्शन नहीं होता है, वो ये काम बहुत ही बखूबी करते हैं। तो वो क्रोनोलॉजी तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। चौथा स्टेटमेंट है आपका, ही सैक्रिफाइसेस रीजन, प्रॉपर्टी एंड ट्रुथ टू परस्यू इवन अ पुअर एंड बैरन क्विबल। आप सब लोग को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगेन सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि आपके जो शेक्सपियर है वो वर्ड प्ले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं एंड पन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो क्विबल होता है, ये वर्ड प्लेस होते हैं कि आपके जो शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कहते कुछ और है और मीन कुछ और करते हैं, इससे मजा बहुत आता है। तो ये आपके रीजन को, इंटेलिजेंस को ज्यादा इफेक्ट ना करके मजे को सबसे ज्यादा ध्यान में रखते हैं। ये सारी चीजें इन्होंने शेक्सपियर के लिए बोली हैं, जो करेक्ट है आपका बी और डी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप सैमुअल जॉनसन को पढ़ रहे हो तो इनका प्रीफेस टू शेक्सपियर जरूर पढ़ के जाना। इसके अंदर इन्होंने इनके जो मेरिट्स बताए हैं और जो इनके डिफेक्ट्स बताए हैं, 3 से 4 हैं, वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2023 शिफ्ट 2 का अगेन ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्नॉलेज्ड the poetry is formed from the same elements as prose? The difference lies in the different combination of these elements and difference of purpose. इनमें से कौन से क्रिटिक ने, कौन से राइटर ने इस पर्टिकुलर चीज को एक्नॉलेज किया है कि पोएट्री और प्रोज आपका जो होता है वो सेम एलिमेंट्स का ही बना होता है, मतलब कि सेम शब्दों का आपका होता है, लेकिन दोनों का जो एंड पर्पस है एंड कॉम्बिनेशंस हैं वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये बात आपकी एक्नॉलेज की है हमारे सैमुअल टेलर कोलरिज ने, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले आके बोला था कि भाई प्रोज एंड पोएट्री अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों में सेम शब्दों का इस्तेमाल करिए एंड दोनों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। तो उनके बेस्ट फ्रेंड आपके सैमुअल टेलर कोलरिज, जिनके साथ मिलकर उन्होंने लिरिकल बैलेड्स को लिखा था, वो उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और कहते हैं कि हाँ जी, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं कि पोएट्री और प्रोज के काफी जो शब्द होते हैं वो सेम हो सकते हैं, लेकिन पोएट्री एंड प्रोज का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है एंड उनके जो लिखने का कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरीके से अलग है। तो ये बात आपके सैमुअल टेलर कोलरिज ने बोली है। आई हैव आल्सो ब्रॉट फॉर यू अ वेरी गुड एग्जांपल, जो आप देख के बहुत अच्छी से समझ पाएंगे कि प्रोज में अगर मैंने ये लाइन लिखी, She walked alone in the quiet forest, surrounded by the soothing sounds of nature, ये आपका प्रोज बन जाता है कि भाई एक किसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक शांति भरे फॉरेस्ट में अलोन वॉक कर रही थी एंड शी वाज सराउंडेड बाय वेरी ब्यूटीफुल साउंड्स ऑफ नेचर। ओके, हम लोगों को बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को अगर हम लोग पोएट्री में लिखेंगे तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम लोग के जो वर्ड्स का चॉइस है वो बदल जाएगा, हम लोग के कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे, हम लोग राइम एंड रिदम का इस्तेमाल करने लगेंगे। अमिड्स द फॉरेस्ट हश शी वॉक्ड अलोन, Where's nature symphony a calming tone? तो सबसे पहले तो देखो अलोन एंड टोन आपकी एक क्या कहते हैं राइम बना रहे हैं। देन आप देख पा रहे होंगे कि पोएट्री के जो शब्दों का जो चूज करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप न्यू क्रिटिसिज्म में भी जब इस बात को पढ़ेंगे तो वो बताएंगे, फॉर्मलिज्म में इस बात को पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप लोग मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं अपनी पोएट्री को बिल्कुल ऑर्डिनरी लैंग्वेज से अलग बनाने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है, सैमुअल टेलर कोलरिज ने सबसे पहले बात की थी और इसी थॉट को आपके न्यू क्रिटिक्स एंड फॉर्मलिस्ट क्रिटिक्स ने हमारे सैमुअल टेलर कोलरिज को अपना फादर मानते हुए उठाया है इस पॉइंट को। व्हेन आई विल टीच यू लिटरेरी थ्योरी आई विल टेल यू कि किस तरीके से सैमुअल टेलर कोलरिज की ये बात आपकी कनेक्ट होती है वहां पे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थॉमस लव पिकॉक classified poetry into 4 periods. They are now, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्रिटिसिज्म पढ़ के चले जाते हैं एंड थॉमस लव पिकॉक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। जैसे आपके फिलिप सिडनी पे आपके स्टीफन गुसॉन ने अटैक किया था, तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि आपका यूजीसी नेट स्टीफन गुसॉन का कोई वर्क या उनका थॉट पूछ ले। सिमिलरली आपके पीबी शैली पे जिस तरीके से अटैक किया था आपके थॉमस लव पिकॉक ने, ये भी एक बहुत बड़े क्रिटिक थे जिन्होंने अपना एक पूरा एस्से लिखा था जिसके अंदर इन्होंने 4 एजेस ऑफ पोएट्री के बारे में बताया है, जो कि है आपकी आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। इनका पूरा ऐसे है, आपका एक पूरा क्रिटिसिज्म है जो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए एंड आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 2022 का क्वेश्चन है, मतलब कि आपके जो रीसेंट क्वेश्चंस है, एक साल एक सेमेस्टर बोल सकते हो या जब भी आपका 2022 का पेपर हुआ था तब का। The term negative capability was coined by John Keats. तो ये आपका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए ट्रू है या फॉल्स है। मैंने फुल वीडियो बना
बना रखी है आपकी जॉन कीट्स के जितने क्रिटिकल टर्म्स है उस पे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जरूर से उसको जाके देख लेना, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म है वो आपके जॉन कीट्स ने दिया है, जहां पे ये बताते हैं कि राइटर के अंदर अपने काम से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए एंड आप अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसको बदल लेना चाहिए, अपने काम से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज वेरी मच ट्रू। आपका दूसरा स्टेटमेंट आपको फंसा देने वाला स्टेटमेंट है, जैसे कि while analyzing the term dissociation of sensibility, T.S. Eliot proclaims that Hamlet is an artistic failure। बच्चा बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ भाई T.S. Eliot ने तो dissociation of sensibility भी दिया है और आपके Hamlet को artistic failure भी बोला है, एंड वो दोनों को ट्रू करके चला आएगा और वहां उसके मार्क्स हो जाएंगे कट। ध्यान से इस बात को समझना कि आपका स्टेटमेंट 1 तो बेटा ट्रू है, लेकिन आपका स्टेटमेंट जो 2 है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपके T.S. Eliot, हम लोगों को सबको पता है कि बहुत बड़े ये हमारे क्रिटिक हैं, पोएट हैं, एसेज लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, वेस्टलैंड लिखी है, इतनी बड़ी पोएम है, तो इनको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इन्होंने अपने 2 एसेज लिखे हैं जिसके अंदर इन्होंने आपके काफी सारे टर्म्स दिए हैं। पहला जो इनका टर्म है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये इन्होंने दिया है अपने मेटाफिजिकल राइटर्स वाले एसे में, ठीक है। देन दूसरा जो इनका टर्म यहाँ पे बताया गया है कि हैमलेट आपका आर्टिस्टिक फेलियर है, ये बेटा दिया है इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाले टर्म के साथ, एंड ये इन्होंने दिया है अपने एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स वाले में। तो ये दोनों, ये तो बात सही है कि ये दोनों T.S. Eliot ने दिए हैं, लेकिन आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में बात किया है इन्होंने 17वीं सेंचुरी के राइटर्स के बाद जो राइटर्स आए हैं उनके वर्क में आपके T.S. Eliot को या तो इंटेलेक्ट दिखाई देता है जैसे नियो क्लासिकल्स में, या फिर इनको फीलिंग्स दिखाई देती हैं जैसे कि रोमांटिक्स में। जिस तरीके से आपके मेटाफिजिकल राइटर्स थे जैसे जॉन डन थे, एंड्रयू मार्वल थे, उनके वर्क में आपके T.S. Eliot बताते हैं कि उनको आपको यूनिटी दिखाई देती है, यूनिटी ऑफ सेंसिबिलिटी इनको दिखाई देती है, वेयर एज 17वीं सेंचुरी के बाद जो राइटर्स है उनके वर्क में इनको डिसोसिएशन और सेपरेशन दिखाई देता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है जहां पे ये हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बताते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के जरिए कि आपका जो शेक्सपियर है वो आपके जो थीम है आपके वर्क का उससे अपने एलिमेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं और उसकी वजह से ये आपके हैमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर मानते हैं एंड मैकबेथ को एक आर्टिस्टिक सक्सेस मानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो T.S. Eliot के बारे में आपको जरूर से क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग का आता है दूसरा क्वेश्चन, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। Who among the following refers to high seriousness as a quality of great poet and quotes John Milton to prove the same? कौन सा वो ऐसा क्रिटिक है इन सब में से जिन्होंने आपके जॉन मिल्टन को एक श्रेणी में डाला है कि उनके वर्क में उनको हाई सीरियसनेस दिखाई देती है एंड उनके किसी वर्क की पोएम की लाइंस को उन्होंने कोट किया है? तो ये है आपके सिर्फ और सिर्फ मैथ्यू अर्नोल्ड, जिन्होंने बताया है कि उनको आपके कुछ ऐसे राइटर्स हैं, टचस्टोन मेथड के बारे में ये बताते हैं कि आपके जो ग्रेट राइटर्स हैं उनके वर्क्स को आप उठा के उनकी कुछ लाइंस एंड उनकी कोटेशंस को उठा के अगर आप मैच करेंगे तो आपको ये पता लग पाएगा, आप कंपेयर कर पाएंगे कि आज के राइटर्स हमारे अच्छे हैं या नहीं, जिसमें से उन्होंने कुछ राइटर्स को ही अच्छा माना है जिनके वर्क में हाई सीरियसनेस है। आप सबका एक ये होमवर्क है कि आपको जल्दी से नीचे कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसके बारे में आपके मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि ही लैक्स हाई सीरियसनेस। भाई किसके अंदर है हाई सीरियसनेस? मिल्टन के अंदर, ये तो बता दिया। किसके अंदर आपको हाई सीरियसनेस नहीं देखने को मिलती है? वो कौन से ग्रेट राइटर के बारे में इन्होंने कमेंट किया है, ये आप सब लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ हम लोग का ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, जहां पे हम लोग ने हमारे सिलेबस का एक ही सेक्शन उठाया और उसको प्रैक्टिस किया। एक जो लय बनी रहती है, हम लोग क्रिटिसिज्म को डील करते रहते हैं, चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, वो आपको ऐसे सेक्शन वाइज मिलते हैं। अगर आपके एग्जाम नजदीक है और आप चाहते
चाहते हैं कि मैं खुद अपने बेसिस पे अपना दिन रात सुबह शाम आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ सेक्शन वाइज, तो आप जरूर से हमारे कोर्स को जाके चेकआउट करिए। एंड नाउ दिस इज टाइम फॉर योर बिग सरप्राइज, क्योंकि एग्जाम आपके पास आ चुके हैं एंड 3 मंथ्स का हमारा ये PYQ कोर्स था। अब क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम ही दिन बचे हैं तो ये 2 मंथ ऑफर आपके लिए आया है, इसको जरूर से आप लोग जाके चेकआउट करिए क्योंकि कुछ ही टाइम बचे हैं। एंड अगर इस तरीके से आप लोग ने प्रैक्टिस कर ली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एंड अपनी परफॉर्मेंस में आप 100% चेंज एंड अपडेशन देख पाओगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट लिंक चाहिए इस पर्टिकुलर ऑफर का तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको वो चेकआउट पेज पे ले जाएगा। तो 2 मंथ ऑफर है, जल्दी से इसको अवेल करो एंड क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो बिकॉज यही टाइम है जब ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। बोथ ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे, तो ये ऑफर बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। इट इज अ मस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। आपको किसी भी और तरीके की क्वेरी हो तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे फील फ्री टू कम एंड ड्रॉप अ मैसेज एंड हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी आपको कोर्स अवेल कराने में एंड आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगा होगा। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे इसी तरीके के क्वेश्चंस चाहिए जरूर से कमेंट करके जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो में बनाना स्टार्ट कर दूं। एंड ऑल्सो लीव योर कमेंट्स एंड फीडबैक कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड कितनी हेल्प की है इसने। जो बच्चा इन सीरीज को फॉलो कर लेता है वो जरूर से अपनी तैयारी में एक ड्रास्टिक चेंज देखने वाला है बिकॉज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं। आई डिड सी ऑन इंटरनेट की भाई टीचर्स एक डेढ़ घंटा MCQs पढ़ा रहे हैं विच इज लाइक कंप्लीटली चीटिंग द चिल्ड्रन कि आपके MCQs जो छोटे छोटे MCQs होते हैं वो बच्चों को करा के उनको ये फील कराते हो कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है एंड जब वो एग्जाम में इन क्वेश्चंस का सामना करते हैं जो आपने अभी अभी देखे जो आ रहे हैं वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाते हैं। तो प्लीज बेटा आई रिक्वेस्ट यू कि पास्ट पेपर्स उठाइए, PYQs लगाइए, MCQs के भैया आपको जाल में नहीं पढ़ना है। विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। आई विल मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। आपके कोई भी फीडबैक या रिकमेंडेशंस हो, सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।